नमस्कार, मैं नितिन राजपूत आज आपके साथ अपनी किताब द फिलॉसफी साइकोलॉजी एंड स्ट्रेटजी ऑफ सिविल सर्विस एग्ज़ाम का हिंदी में अनुवाद करने जा रहा हूँ। आज का हमारा विषय है डायमेंशंस ऑफ आंसर्स। माने मेन एग्जामिनेशन में सवालों के जवाब लिखते हुए आपको विषयों को कौन कौन से नज़रियों से देखना चाहिए, जिससे कि आपका किताबी जवाब ना बने और उस आंसर के ज़रिए, उस जवाब के ज़रिए आपका व्यक्तित्व एग्जामिनर के सामने उभर कर पेश हो। अगर बात करें तो इस एग्ज़ाम में फाइनल सिलेक्शन के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इसका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है मेन एग्जामिनेशन का। इंटरव्यू माने साक्षात्कार जो आपका होता है, उसमें आप पर्सनली बोर्ड के सामने होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप पर्सनली सामने नहीं हैं, लेकिन आपके विचार जो हैं वो एग्जामिनर के सामने आ जाते हैं। एक तरीके से देखें तो इंटरव्यू बस एक फॉर्मेलिटी है कि यह व्यक्ति जो यहाँ तक पहुँच गया है, आईएएस बनने की कगार पर खड़ा हो गया है इंटरव्यू के लिए, तो क्या यह व्यक्ति इस काबिल है कि यह आईएएस बन सके। तो इसी दृष्टिकोण के साथ कि क्या यह व्यक्ति आईएएस बनने के काबिल है या नहीं, आपके जवाबों का इवैल्यूएशन होता है मेन एग्जामिनेशन में। तो आपको बड़ा सजग रहना पड़ेगा। वहाँ पर आपके किताबी जवाब काम नहीं आएंगे। आज तक जो आपकी तैयारी रही स्कूल और कॉलेज में, वहाँ पर इस तरीके से काम चल जाता था। आपने किताबों से पढ़ा और बगैर अपनी राय उसमें डालें, बगैर अपना मत उसमें डालें, आप वो सारी स्टेजेस क्लियर कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आपको अपनी खुद की राय डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आप हमारी वीडियो श्रृंखला को लगातार देख रहे हैं तो अब तक आपको समझ आ चुका होगा। प्लस आप पीछे से पास्ट ईयर क्वेश्चंस को उठाकर देख लीजिए। क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं कि आपको अपनी राय वहाँ पर देनी ही पड़ेगी। क्वेश्चंस सीधे सीधे आपको किताब से नहीं मिलेंगे, किसी एक विषय से नहीं मिलेंगे, विषय भी मिला दिए जाते हैं। तो जब विषय आपस में सवाल हिस्ट्री और पॉलिटी का मिलाकर बन गया, करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी का मिलाकर बन गया, इस तरीके से अलग अलग सवाल जब विषयों को मिलाकर आपके लिए सवाल बना दिया, तो आप कैसे किसी किताब से किताबों को पढ़कर ऐसे सवालों को हल कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि वह कौन से डायमेंशंस या नज़रिए हैं जिनका ध्यान रखकर आप एक बेहद ही परिपक्व जवाब मेन एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। तो वह डायमेंशंस हैं पॉलिटिकल माने राजनीतिक, नंबर 1। नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल माने संवैधानिक। नंबर 3 सोशल या सामाजिक। नंबर 4 इकोनॉमिक या आर्थिक। नंबर 5 ज्योग्राफिक या भौगोलिक। नंबर 6 सिक्योरिटी डिफेंस
माने राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर भी एक दृष्टिकोण होता है, उस नज़रिए से भी आप चीज़ों को देख सकते हैं। अगला दृष्टिकोण है नेशनल इमेज, मतलब राष्ट्र की गरिमा, राष्ट्र के चरित्र को लेकर भी आप एक नज़रिया रख सकते हैं। यह बेहद ही इम्पोर्टेंट डायमेंशन है जिसके बारे में बच्चे सजग नहीं होते। इसको लेकर थोड़ा सा यहीं पर बोल देता हूँ, आगे जाकर इस पर पूरा एक वीडियो बन सकता है, पर कहीं रह जाए इसी आशंका से मैं इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा अभी कर देता हूँ कि ये पूरा का पूरा एक जो पेपर 4 एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड लाया गया है, वह इसी कारणवश लाया गया है। देखिए, अब वो चाहते हैं कि आप राष्ट्र के हिसाब से सोचें, राष्ट्र के प्रति सजग हों। वैसे भी यह एग्ज़ाम भी केंद्र सरकार के अधिकारियों के लिए है। आपको जाकर इस भारत सरकार का अधिकारी बनना है। राज्यों में आपकी पोस्टिंग हो सकती है आईएएस आईपीएस के लिए, लेकिन आपका जो अपॉइंटमेंट होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा ही, मतलब संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आपका रिक्रूटमेंट होता है। उसके बाद जाकर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के द्वारा आपका अपॉइंटमेंट होता है। तो आप जो है, आपको इसलिए, अगर हम बड़ा सिंपल लॉजिक भी लगाएं कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाह रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की एक विजन होती है, तो आपको उस विजन को समझना चाहिए। तो इस हिसाब से जब आप इस दृष्टिकोण के प्रति सजग होंगे तो आप राष्ट्र के चरित्र को लेकर भी सजग होंगे और किसी भी विषय को उससे भी रिलेट कर सकते हैं। अगला जो दृष्टिकोण आपको ध्यान में रखना है वह है वैश्विक दृष्टिकोण या इंटरनेशनल या ग्लोबल। उसके बाद एनवायरमेंटल, माने पर्यावरण की दृष्टि से भी आप विषय को देख सकते हैं। और 10वां पॉइंट है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वह है सस्टेनेबिलिटी या सतत विकास। केवल विकास नहीं, दुनिया आज सतत विकास की बात कर रही है। ये थोड़ा ताज्जुब की बात है, यहाँ भारत में अभी विकास सुनने में ज़्यादा आता है, जबकि हम आगे बढ़ चुके हैं। इससे विकास से आगे दुनिया आगे काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। सतत विकास की बात चल रही है हर लेवल पर। किसी भी देश में, विकसित देश में लीडरशिप के लेवल पर, या फिर आप यूनाइटेड नेशंस की बात करें उस लेवल पर जाकर सतत विकास की बात अब होने लगी है। तो आपको उसके प्रति बड़ा सजग रहना होगा। सतत विकास, केवल विकास नहीं, सतत विकास को लेकर आपको दृष्टिकोण रखना होगा। इसके अलावा भी दो और तरीके हैं जिससे आप नए पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं। उसको लेकर शायद हमें अगले वीडियो में चर्चा करनी पड़े, क्योंकि आज मैं आपको अभी एक उदाहरण के जरिए बताने जा रहा हूं कि कैसे एक विषय में आप ये सारे दृष्टिकोण या डायमेंशंस उनको समाहित कर सकते हैं और अपने आंसर को बेहतर बना सकते हैं। तो मैं जो विषय ले रहा हूँ वह है डिवाइड एंड रूल। आप समझ ही गए होंगे, जब अंग्रेज़ हम पर राज कर रहे थे तो उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति, माने डिवाइड एंड रूल के जरिए हमारे इस देश पर राज किया। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि यह सारा खेल इंटेलेक्चुअल है,
दिमागी है, और यहाँ पर आकर आपकी इंटेलिजेंस दरअसल फेल हो जाती है। इसके बारे में हमने एक वीडियो पहले बनाया था जिसमें हमने आपको समझाया इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट में क्या फ़र्क है। इंटेलिजेंस डिमांड नहीं करती है कि आप नए सवाल खड़े करें। इंटेलिजेंस माने आपको जो बता दिया गया, जो चीज़ आपके सामने, आपने उसको किस हद तक उन बातों को समझ लिया। अगर आपको कोई बात बताई जाती है, आप उसे समझ लेते हैं, तो वह इंटेलिजेंस है। लेकिन अगर आप सवाल खड़े करते हैं तो आप इंटेलेक्चुअल की श्रेणी में आ जाते हैं। तो ये जो अगर आप बात कर रहे हैं फूट डालो और राज करो, तो यह है इंटेलेक्चुअल की श्रेणी में आता है, और इसको समझना भी आपके इंटेलिजेंस के द्वारा नहीं हो पाएगा। आपको भी अपना इंटेलेक्चुअल कोशेंट का विकास करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हम ये अलग अलग दृष्टिकोण इसमें समाहित कर सकते हैं। सबसे पहला है पॉलिटिकल या राजनीतिक दृष्टिकोण। तो राजनीतिक दृष्टिकोण के अनुसार आप इसमें पार्टीशन ऑफ बंगाल को मेंशन कर सकते हैं, मतलब बंगाल का विभाजन धर्म के आधार पर, क्योंकि बंगाल जो है वो केंद्र बनता जा रहा था एंटी ब्रिटिश मूवमेंट का। तो इसलिए धर्म के आधार पर बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के आधार में दो में बांटा गया। और ये एक एक्सपेरिमेंट था दरअसल, बाद में ये एक्सपेरिमेंट पूरे भारत पर इन्होंने लागू कर दिया। तो वह एक शुरुआत थी। लोगों को लगा कि ब्रिटिशर्स पीछे हट गए, एक कदम पीछे हटे, एक बहुत बड़ा कदम आगे लेने के लिए। लेकिन उस एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने अपनी नींव तैयार कर ली थी, अपने प्लेयर्स या अपने मोहरे खड़े कर दिए थे, ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हो गई, और जिसको हम लोग नहीं समझ पाते इन बातों को। और 1947 में फिर हमने इसका भुगतान किया। अच्छा, मैं आपको अभी अभी जो आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ या जनरल चर्चा कर रहा हूँ, समझाते वक्त दरअसल हमें आपको सारी बातें बतानी पड़ती हैं। समझाना पहले तो समझना ज़रूरी है। इस एग्जामिनेशन में समझना बहुत ज़रूरी है। लोग समझने की कोशिश नहीं करते दरअसल। यह एक बड़ी समस्या है स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि वो किताब पे रट्टा लगाने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और अगर मान लीजिए आप समझ भी गए, अगर आप अच्छे लिसनर हैं, जो बड़े कम मिलते हैं, आपने अगर आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और हमें फॉलो कर रहे हैं, आप आज जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ आपने इसको समझ भी लिया, तो भी आपको मैं एक बात बता दूं कि समझना और उसको आंसर राइटिंग में तब्दील करना, उसको कन्वर्ट करना, दो अलग बातें। क्योंकि समझने के लिए थोड़ा हमारे पास ना समय सीमा है, हम उसको फॉलो नहीं करते, ना शब्द सीमा है, क्योंकि हमारा मकसद है समझना। तो उसको समझने के लिए चाहे कितना समय लगे, चाहे कितने शब्द लगे, हम उसको देंगे, समय देंगे। लेकिन जब आंसर राइटिंग की बात आती है तो आपको केवल 250 शब्दों में या 150 शब्दों में आपको वो सब बातें लिख देनी है। तो उसको लिखने का क्या तरीका है, यह एक इससे आगे की बात है। आंसर राइटिंग में जाकर वो बात आती है। तो डेफिनेटली अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको वो ट्रेनिंग उसमें मिलेगी। और अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो कम से कम जिस तरीके से आज मैं आपको एक उदाहरण देने जा रहा हूँ
कि कोई भी विषय है उसको इस तरीके से आपको अलग अलग डायमेंशंस के अनुसार टीचर को समझाना चाहिए, तो आपको भी इस तरीके से टीचर के साथ यह कार्य करना चाहिए और उनसे इस पर चर्चा करके वह पॉइंट्स ले लेने चाहिए। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से हमने आपको बताया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल आप डिवाइड एंड रूल में लिख सकते हैं। अगला है संवैधानिक दृष्टिकोण। संवैधानिक दृष्टिकोण से देखें तो ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। सेपरेट इलेक्टोरेट्स माने क्या किया कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व कर दी मुस्लिम्स के लिए, और वहाँ कहा गया कि यहाँ पर केवल मुस्लिम ही मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए वोट करेंगे। सो डेफिनेटली सुनने में आज तो अजीब लगता ही है, डेमोक्रेसी के बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज भी लोगों को डेमोक्रेसी की अहमियत नहीं पता, और ये जो सारा खेल हुआ विभाजन का, वह इसी तरीके से हुआ कि अगर आप ब्रिटिशर्स को समझने की कोशिश करते, ब्रिटिशर्स अपने देश में क्या कर रहे हैं, उनका अपने देश में प्रजातंत्र किस हिसाब से चलता है, तो आप को सीखने के लिए वहाँ बहुत कुछ था। अमेरिका पे भी नज़र डाल लेते तो वहाँ पर भी सीखने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन यहाँ इंडिया में तो कुछ अलग ही तरीके से प्रजातंत्र की नींव रखी गई। ये सब एक्सपेरिमेंट्स थे जो वो लोग कर रहे थे, और आज भी हमारे देश में है। उस पर चर्चा हम कभी क्लास में ही कर सकते हैं, हर बात वीडियो में नहीं डिस्कस करी जा सकती। कुछ बातें बड़ी संवेदनशील होती हैं। संवेदनशील जब मैं कहता हूँ तो मेरे लिए कुछ भी संवेदनशील नहीं है बाय द वे, लेकिन फिर भी कुछ बातें क्लास के लिए ही सही हैं कि आपको जो क्लास करने हमारे पास आएंगे उनको वो कौन सा तरीका, वह कौन सी अप्रोच है जिससे गंभीर से गंभीर मसले भी आप बेहद ही आसान तरीके से, बगैर उसको संवेदनशील बनाए, आप कैसे उन बातों को लिख सकते हैं, कैसे उनको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ये संवैधानिक दृष्टिकोण से जब हम डिवाइड एंड रूल को देखते हैं तो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, बाद में सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर सिख एंड पारसीज भी इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद आता है सामाजिक दृष्टिकोण। सामाजिक दृष्टिकोण से डिवाइड एंड रूल को देखें, मतलब फूट डालो और राज करो की नीति को देखें, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि हमारी एक बहुत ही गौरवशाली परंपरा थी जो इस देश की संस्कृति को चलाते हुए आई थी। आज तो दुनिया मान रही है, आयुर्वेद को मान रहे हैं, योग को मान रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को मान रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या काढ़ा बनाकर पी रहे हैं। आज आप इन बातों को मानने के लिए बाध्य हैं। यूनाइटेड नेशंस गाय को लेकर बात करता है कि गाय को प्रोटेक्ट करना चाहिए, गाय का मीट नहीं खाना चाहिए। 2020-21 में आज ये तथ्य आपके सामने आ चुके हैं, और ये कोई नए नहीं है, हमारी संस्कृति में ये पहले से ही था। तो हमारी संस्कृति जिसको बीच में इतना नेगेटिव कर दिया गया, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, आज से 10-15 साल पहले न्यूज़ चैनल्स पर, सभी न्यूज़पेपर्स में इसी बात पर ज़्यादा फोकस रहता था कि किस तरीके से पश्चिमी सभ्यता जो है वो बेहद एडवांस है, बहुत आगे है। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है, जो विकास पश्चिम देशों में हुआ
उसने पूरे विश्व को एक नए युग में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन वह था विकास, सतत विकास नहीं था। अगर वह सतत विकास होता तो उस विकास पर कभी भी रोक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज पूरी दुनिया इस बात को मान रही है। और जब सतत विकास की बात करते हैं तो वह कौन से तरीके हैं जिससे आप पर्यावरण और विकास में मेल रख सकते हैं, तो वह सिद्धांत दरअसल हमारी संस्कृति में पहले से थे। तो हमारे पास भी कुछ था जो जिसको यहाँ के लोग सनातन की दृष्टि से देखते हैं, कहते हैं कि ये एटर्नल है, सनातन है, इसको तो हम कभी नहीं छोड़ सकते। तो उसको उसके लिए हमारी पूरी पूरी एक साइंस है, और बनाने वालों ने बेहद खूबसूरती के साथ उस ज्ञान को हमारी जिंदगी से जोड़ दिया और लोग उसको फॉलो करने लगे। लेकिन हुआ क्या कि अंग्रेज तो जानते थे इस बात को, लेकिन सामाजिक दृष्टि से फूट डालने के लिए उन्होंने एक तो हमारी जो गुरुकुल परंपरा, इसको ख़त्म किया। एजुकेशन मतलब शिक्षा व्यवस्था जो शुरू करी, उसमें इंग्लिश को ही रखा और भारतीय भाषाओं को इग्नोर कर दिया। इसके साथ साथ जब हम प्रेस की बात करें, मीडिया की बात करें, डेफिनेटली मशीन्स तो इन्होंने ही इजाद करी, तो आप उनको क्रेडिट दे सकते हैं। लेकिन प्रेस जो भारत में चलाया गया, उसमें भी जो इंग्लिश प्रेस था, अंग्रेजी भाषा का जो प्रेस था, जो न्यूज़पेपर्स थे, अखबार थे, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई। और जो हमारी भारतीय भाषाओं, जिसको वर्नाकुलर प्रेस बोलते हैं, उनको काफ़ी रेगुलेट कर दिया गया। देखिए, कोई भी बिजनेस जो है, अगर वह प्रोडक्टिव नहीं रहता तो ज़्यादा दिनों बाद ज़्यादा दिनों तक वह चल नहीं सकता। सरकार का सपोर्ट जो है चीज़ों को बहुत आगे ले जाता है। तो सरकार का सपोर्ट नहीं मिला, अपने लेवल पर कुछ लोग कर रहे थे, लेकिन कितना करेंगे। वैसे भी लोगों की धारणा है कि जो चीज़ ज़्यादा चलती है हमें उस पर नज़र रखनी चाहिए। ज़्यादा चलने वाली चीज़ें अक्सर आप कभी भी ध्यान देंगे तो उनके पीछे आपको सरकार का हाथ दिखाई देगा। लेकिन हम उन बातों को इग्नोर कर देते हैं, इसलिए सत्यता हमारे सामने आ नहीं पाती। तो यही इसी तरीके से अंग्रेज़ों ने हमारी शिक्षा व्यवस्था में अंग्रेज़ी को बढ़ावा देकर और प्रेस के द्वारा अंग्रेज़ी को बढ़ावा देकर एक नैरेटिव खड़ा कर दिया। और डेफिनेटली उसके बाद नौकरियां भी जब सरकार दे रही है तो वो जो उनकी शिक्षा व्यवस्था के थ्रू पढ़कर निकलेंगे उनको ही नौकरियां दी जाएंगी। तो एक पूरा स्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट कर दिया कि अब आप केवल पाश्चात्य संस्कृति के बारे में ही जानेंगे और उसी का गुणगान करेंगे। तो इससे हुआ ये कि एक जो बड़ा तबका हमारा भारत में भी था, जो हमारी भारतीय संस्कृति को जानते थे, उसकी अहमियत को जानते थे, उनमें, और जो लोग पश्चिमी विकास से इम्प्रेस थे, उनमें भी आपस में द्वंद्व पैदा हो गया। और जहां दोनों को मिलकर एक ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए थी, वहीं चर्चा केवल आपस में ही सीमित रह गई। तो यह एक तरीका होता है डिवाइड एंड रूल का। अगला
डायमेंशन है इकोनॉमिक या आर्थिक डायमेंशन। आर्थिक डायमेंशन की बात करें तो सरकार के हाथ में बहुत कुछ होता है। सरकार ही टैक्स, सरकार के पास टैक्सेस पहुंचते हैं, वहीं से चीज़ें चलती हैं। तो अब जो आप नौकरियां देंगे, नौकरियां कौन देगा? सरकार देगी। नौकरी कब देंगे? जब आप हमारी शिक्षा व्यवस्था से होकर गुजरेंगे तो आपको नौकरी मिलेगी। तो इस तरीके से एक आपका एक नए लोग खड़े हो गए जो ब्रिटिश सैलरी पर काम करते थे और ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था से निकल कर आए थे। तो डेफिनेटली इन लोगों के हाथ में पावर भी आई और ये पश्चिमी संस्कृति जो विकास हुआ उस वक्त पर, प्लस उनको मीडिया के द्वारा हर हर तरफ से सपोर्ट मिलता था। तो इस तरीके से हमारा डिवाइड एंड रूल आर्थिक दृष्टि से ऐसे भी चला। दूसरा, आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो ब्रिटिश जो है, क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, वहाँ पर मशीनों द्वारा प्रोडक्शन चालू हो गया था। मशीनों द्वारा प्रोडक्शन जब आप करते हैं तो उसकी कॉस्ट कम आ जाती है। और भारत में हैंडलूम्स मतलब हथकरघे चलते थे, हाथ के द्वारा प्रोडक्शन होता था। आज तो वो चीज़ें मिलती ही नहीं है। कभी आप इंटरनेट पे जाइए, ऐसी हमारे यहाँ के कारीगर ऐसी साड़ी बनाते थे। वो साड़ी जो है एक जो आप अंगूठी पहनते हैं उस अंगूठी में से निकल जाती थी। इतना महीन काम होता था हमारे हाथ के कारीगरों का। कभी भी आप देखें, वैसे हाथ के काम की आज आप देखेंगे तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, लेकिन बड़े सुनियोजित तरीके से उन हमारे जो कारखाने थे उनको ख़त्म किया गया और अपना जो ब्रिटिश फैक्ट्रियों में बना हुआ जो उनके प्रोडक्ट्स थे उनको भारतीय बाज़ार में उतारा गया। तो यह भी एक डिवाइड एंड रूल का तरीका है। लोग आपस में ही बहस करेंगे। अब ब्रिटेन के खिलाफ आप क्या आवाज़ उठाएंगे जब उनके बारे में तो कोई बात नहीं करेगा जिनके रोज़गार गए। आपको एक कपड़ा 100 रुपये का अभी 80 रुपये में मिल रहा है तो आपको लगा मेरा 20 रुपये का फ़ायदा हो गया। ऐसे ही होता है, ऐसे ही तो राज किया जाता है। और आज भी बगैर फिजिकली राज करने के आज भी ऐसे ही राज करते हैं। चाइना इतने देशों में अपना कब्जा बढ़ा रहा है इसी तरीके से। आपने तो कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा, आज भी आपके देश में बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत बड़े लेवल पर हमें बिस्किट, ब्रेड, नमकीन, छोटी छोटी आइटम्स जो हम बनाए, वो जिसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगती। कोई आपको मार्स पे नहीं जाना, कोई आपको कार मैन्युफैक्चर नहीं करने, कोई हवाई जहाज नहीं बनाने, लेकिन यह बेसिक बातें, ये ज्ञान बच्चों को दिया ही नहीं जाता। आपका दिमाग सीधा हवाई जहाज की ट्रेनिंग आपको नहीं देंगे। आप बस केवल सपने ही देखते रहेंगे ना। आपको यह ट्रेनिंग देंगे कि आप कैसे कोऑपरेटिव्स बनाकर इन छोटी चीज़ों को अपने हाथ में ले सकते हैं। यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं अपनी स्वाधीनता की। क्यों विदेशियों को मौका देना? आप भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति में शक्ति है। आप कस्टमर हैं, कस्टमर में अपनी पावर होती है। आप पैसा देते हैं किसी चीज़ को खरीदने के लिए, आप वो पैसा किसको देंगे यह आप पर निर्भर करता है। विदेशी कंपनी को देंगे तो डेफिनेटली आप जानते हैं कि मालिक के पास ही ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन जाता है। यह तो सिंपल सा रूल है। अगर वो मालिक आपके खुद के देश के हों तो बेहतर है, और उसको नीचे बाद में ला सकते हैं। पहले कम से कम विदेशियों से तो आप निजात पाइए।
तो चलिए हम जो थोड़ा करंट में आ गए थे, लेकिन इसी तरीके से आर्थिक दृष्टिकोण से भी आप जो है भेद पैदा करते हैं आपस में ही लोगों के, और लोग क्योंकि अपने छोटे स्वार्थ के कारण बड़े हितों को, बड़ी बातों को नहीं देख पाते, तो इस वजह से विदेशी जो हैं हम पर राज करके चले गए हमारी अज्ञानता के कारण। इसके बाद आती है ज्योग्राफिक डायमेंशन या भौगोलिक। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो हमें बांटने की कोशिश करी गई। जिस भारत की परिकल्पना बेहद विस्तृत है, बेहद विशाल है, रामायण तक में जहाँ पर जिक्र है कि अफगानिस्तान तक हमारे राजाओं के संबंध थे, ऐसे परिकल्पना वाले देश को बड़ी आसानी से उत्तरी भारत और दक्षिण भारत करके उसको बांट दिया गया। एक थ्योरी आपके सामने रखी, आर्यन द्रविडियन थ्योरी, जिसमें यह बताया गया कि द्रविडियन लोग इस देश के मूल निवासी हैं, आर्यन बाहर से आए थे, और बाहर से आए और उन्हीं लोगों ने यहाँ के मूल निवासियों का शोषण भी किया। इस तरीके से दुर्भाग्य की बात है कि आज भी कई लोग इस थ्योरी को फॉलो करते हैं, जबकि बेहद ही शैलो थ्योरी है ये। इसमें बहुत लूप होल्स हैं, बहुत सवाल खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन वही बात आ जाती है कि इंटेलिजेंट लोगों को इस बात से थोड़ी मतलब होता है कि हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, उन्हें तो पैकेज और पोस्ट से मतलब होता है। बेहद ही गंभीर विषय है पैकेज और पोस्ट। जिस दिन हर विद्यार्थी इस बात को समझने लग जाए तो राष्ट्र तो बड़ी जल्दी एक अलग ही गति के साथ आगे बढ़ने लगे। जाइए, पैकेज की तरफ जाइए, पोस्ट की तरफ जाइए, आपके हाथ में नहीं है। आपको चाहिए वो, लेकिन उसके साथ भी पूरा भी नहीं खरीदा है। कोशिश तो है कि आपको समय ना दे। इस देश में देखता नहीं है कि आपको हर आदमी बिजी है। जिसके पास काम नहीं है वह काम पाने के लिए पूरा बिजी है, जिसको काम देंगे वह काम में उसको पूरा बिजी कर देंगे। आपको वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा नहीं, सोच ही नहीं सकते आप, सोचने के लिए आपको वक्त ही नहीं मिलेगा। ये तो बेहद ही आप जैसे कुछ चंद लोग होते हैं जिनकी मतलब जानने की इच्छा कुछ ज़्यादा है, जो जो ज्ञान के की प्राप्ति करना चाहते हैं, उसी कारणवश आप लोग इस तरफ थोड़ा खींचे चले आते हैं। डेफिनेटली आईएएस का रुतबा भी है, वो भी है, लेकिन बहुत से लोग आते हैं ना, चले भी जाते हैं। अगर आप सीरियस कैटेगरी के हैं तो आपने अपने आप को, ये भी अपने आप में बड़ी बात है कि आप डरे नहीं। और बहुत से लोग तो इसी के लिए कि करना ही, ज़रूरत ही क्या है, पैकेज मिल तो रहे हैं। आईएएस की जो तनख्वाह है उतना आप दूसरे तरफ भी, दूसरे तरीके से दूसरी नौकरियों में भी उतना आप अर्न कर सकते हैं। फिर इसकी क्या ज़रूरत है? तो चलिए मतलब लेकिन देखिए, राष्ट्र को चलाना है तो ये ज्ञान तो देना ही पड़ेगा। कम से कम जो लोग इस देश को चलाएंगे उनको तो ये ज्ञान होना चाहिए। वैसे भी आज हम जहाँ खड़े हैं चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। हम एक वैश्विक युग में हैं, तो इसलिए ज़रूरी हो गया है। अगर मान लीजिए
यूनाइटेड नेशंस को कुछ पॉलिसीज यहाँ इम्प्लीमेंट करानी है वगैरह। तो ऐसे समझदार अधिकारियों की जरूरत पड़ेगी जो चीज़ों को समझ सकें, दुनिया में चल क्या रहा है उसके उसके अनुसार वो जो बातें हो रही हैं उस लेवल पर उनको समझ सकें, साथ में अपने राष्ट्र को भी समझ सकें। वो आप लोग एक लिंक बनने वाले हैं आम जनता और विश्व के बीच में, तो इसलिए आपको ये ज्ञान देना बेहद ज़रूरी था और इसी के लिए यह बदलाव किए गए हैं यूपीएससी के द्वारा। अभी भी बहुत स्कोप है आगे, इसमें और बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन ये भी कम से कम ऐसा भी हुआ, इसके लिए भी ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। होने को यह जो ज्ञान आपको मिल रहा है कोई ऐसी बात नहीं है, यह ज्ञान स्कूल के विद्यार्थियों को भी दिया जा सकता है, ज़रूरी है, हर विद्यार्थी को पता होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। तो भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इस देश को बांटने के लिए आर्यन द्रविडियन थ्योरी का इस्तेमाल किया गया। अगला जो दृष्टिकोण है वह है सिक्योरिटी, मतलब सुरक्षा की दृष्टि से कैसे डिवाइड एंड रूल किया गया। ये क्या करते थे कि आपने देखिए पहले आर्मी में जो फॉर्मूला अपनाया वैसे वो ब्यूरोक्रेसी में भी और समाज के हर वर्ग में हर जगह वैसे वो आज अप्लाई हो चुका है। तो आर्मी में क्या किया कि आर्मी में तो अगर आप देखें तो एक सैनिक है, सैनिक का क्या मतलब होता है, सैनिक का जो उसका एक एप्टीट्यूड चाहिए, उसका सैनिक में जो काबिलियत चाहिए, आप सैनिक ले लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है कि वह कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है, कहाँ से आता है, मिलाकर सबकी टुकड़ी बनाई जा सकती है। लेकिन नहीं, अलग अलग रेजिमेंट बनाए गए जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, और पूरे देश में जहाँ पर कहीं समस्या होती थी तो दूसरे प्रदेश की रेजिमेंट, दूसरी जात की रेजिमेंट, दूसरे धर्म की रेजिमेंट को वहाँ पर लगाया जाता था, ताकि लोग आपस में इन्हीं बातों में उलझ जाएं और ऊपर जो चलाने वाले हैं इस खेल को, इस डिवाइड एंड रूल को, वहाँ तक बात ना पहुँचे। तो ये आपका सुरक्षा की दृष्टि से हमने डिवाइड एंड रूल को देखा। फिर अगला डायमेंशन है नेशनल इमेज या राष्ट्र के चरित्र के दृष्टि से इसको देखना है। हमारा ये देश है जिसको वी आर द लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वी आर द लैंड ऑफ वेद, अध्यात्म का हमारा देश है, यह देश वेद का देश है, दुनिया का सबसे सेकुलर देश है। मुझे पता है आप में से कुछ लोगों को बहुत डाउट होगा, दरअसल समस्या है कि आपने अखबार ज़्यादा पढ़ लिए, न्यूज़ चैनल ज़्यादा पढ़ लिए, उससे बाहर आइए। हमारे पास आपको आना पड़ेगा चीज़ों को समझने के लिए। अगर हम बोल रहे हैं कि यह दुनिया का सबसे सेकुलर देश है, चलिए मान लीजिए मैं गलत भी हूँ, ठीक है, फिर भी कल को आप आईएफएस ऑफिसर बन जाते हैं, आप अपने देश को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या करेंगे? आपकी हायरिंग किस लिए हो रही है? पाकिस्तान जैसा देश भी, चलिए मान लीजिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो विदेश प्रवक्ता होगा वो यूनाइटेड नेशंस में कहकर खड़े होकर क्या कहेगा कि हम जो है आतंकवादी देश हैं, हमारे देश में हम आतंकवाद की फैक्ट्री हैं? ऐसा नहीं बोलेंगे ना, अपने देश को डिफेंड करेगा, चाहते आपको भी करना है। तो इसलिए अपने इमोशंस को साइड में रखिए। यहाँ ये एप्टीट्यूड की भी बात हो रही है यहाँ पर, और जो कथन मैंने बोला वह सही है, आपको समझना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको हमारे पास आना पड़ेगा। तो अगर आप खुद समझोगे तो बहुत अच्छी बात है, कैसे ये देश विश्व में सबसे धर्मनिरपेक्ष देश है।
अगर आपका यह ज्ञान है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और इस देश को क्या करके प्रोजेक्ट किया गया? लैंड ऑफ माइथोलॉजी, लैंड ऑफ सुपरस्टिशन, लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स, यह सपेरों का देश है। आपके धर्म को माइथोलॉजी बोल दिया गया। माइथोलॉजी आज भी बहुत लोग यूज करते हैं। माइथोलॉजी, माइथोलॉजी में शब्द मिथ से बना है। मिथ का क्या मतलब है? मिथ माने झूठ। कौन सा धर्म है, कौन सा देश है इस दुनिया में जो बोलता है हमारा धर्म झूठ है? आपकी जुबान पर चढ़ा दिया गया। ये तभी होता है, देखिए, क्योंकि हमें तो फर्क पड़ता नहीं है किताब में क्या लिखा है, तो ये इस वजह से होता है। अच्छा, अगला दृष्टिकोण जो हमें ध्यान में रखना है वह है अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अगर हम डिवाइड एंड रूल को देखते हैं तो ब्रिटेन ये जो हम पर राज कर रहा था, ये क्यों कर पाया? हम वहां उस गहराई में जा सकते हैं। ब्रिटेन एक जागृत समाज था उस वक्त, एक अग्रसर समाज था, और हमारा समाज जो है पतन की तरफ जा रहा था। ब्रिटेन ने कुछ दशकों, कुछ एक दो सदी पहले ही धर्मनिरपेक्षता और प्रजातंत्र के बड़े गहरे लेसन लिए थे। उससे पहले अगर आपको मालूम हो तो यूरोप में डार्क एज चल रही थी, जिसमें चर्च ने बोला कि धरती चपटी है, फ्लैट है, तो सबको मानना पड़ा कि धरती चपटी है। अटलांटिक से आगे जाएंगे तो गिर जाएंगे। यह होता है जब आप धर्म को राज्य के साथ जोड़ देते हैं, तो ये बातें होती है। फिर आपके ये सारे जिन सब्जेक्ट्स से आपको लगता है पैसा तो इन्हीं में सब्जेक्ट्स में है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मुझे कई लोग ज्ञान देते हैं आप तो क्या पढ़ा रहे हैं, पैसा कमाना है तो आप तो, हम तो फिजिक्स के भी टॉपर थे क्लास 12th में, मैथमेटिक्स के भी टॉपर थे क्लास 10th में, पर आ, नहीं आ, उसको करियर बनाया। ये बात अलग है, कैंडिडेट्स को, आम जनता को यही लगता है कि जो पढ़ा रहा है वही जो है उसके काबिल है। पूछते, आई थिंक ये भी मायने रखता है कि कैंडिडेट, जो टीचर हैं आपके, टीचर ने जो है कैसा परफॉर्म किया अपने कार्यकाल में, अपनी स्टूडेंट लाइफ में। अ, बड़े अचरज की बात है, बेहद इसी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो इतना प्रतिष्ठित एग्जामिनेशन है, इसकी ट्रेनिंग लेते वक्त भी कैंडिडेट्स नहीं सोचते, पूछते ही नहीं आपके टीचर ने प्रीलिम्स भी क्लियर किया, मेंस क्लियर किया या नहीं। अ, और ये हमारा लेवल है। हम इस देश में बदलाव आएगा, ज़रूर आएगा। प्रक्रिया चालू हो चुकी है, नज़र उठा के देखने की ज़रूरत है। सो चलिए, तो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से मैं ये बता रहा था कि ब्रिटेन एक जागृत समाज हो चुका था, और प्रजातंत्र के संदेश का मैसेज वो समझ चुके थे, और धर्मनिरपेक्षता को भी समझ चुके थे। और वहीं भारत जो है एक पतन की तरफ ही गई है। हमारे यहाँ की वो, जबकि हमारे यहाँ तो श्लोक हैं जो पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं। अध्यात्म यहाँ क्या है कि वो पहना एक भगवा कलर का चोला, यहाँ टीका लगाया, और तो ही आप मानेंगे कि यह आदमी आध्यात्मिक है। थोड़ा आपको इन बातों से ऊपर आना पड़ेगा।
ये जो आप आंखों से देखते हैं चीज़ों को ना, इसी का फ़ायदा लोग उठा जाते हैं। अपने थोड़ा बुद्धि का, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। अध्यात्म को अगर लोगों ने इन्होंने समझा होता, जो लोग अपने आप को आध्यात्मिक गुरु कहते हैं, तो भारत का एक एक बच्चा आज अपने को इतना पावरफुल, इतना कैपेबल मानता कि उसकी बात ही क्या थी। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, जब आप किसी चीज़ को फॉलो करते हैं, आप एक बात को फॉलो कर रहे हैं, अपने जीवन में उतार रहे हैं एक बात को, और उसके बाद जब आपको ये भी मालूम है कि जो आप कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं, जिस दिन आपको ये ज्ञान भी मिल जाए, तो आप में अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना तो बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन दुर्भाग्यवश इस देश में अभी भी, क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसी रही, तो वो संस्कृति के कारण लोगों ने जो आज भी वो चीज़ें चली आ रही हैं पर्सनल लाइफ में, जिन अ, जिन बातों को फॉलो करते हैं, जिन सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका खुद विश्वास डगमगा गया है। उन्हें खुद नहीं मालूम कि इनकी इनकी वैल्यू क्या है, इनकी अहमियत क्या है। पूरी दुनिया उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके बात कर रही है। आपकी जीवन शैली सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, लेकिन आपको नहीं मालूम। और यही आध्यात्मिक जो अपने आप को मानते हैं, जिनको आध्यात्म की नॉलेज है, स्पिरिचुअलिटी को अगर हम बताएं शॉर्ट में, तो जिसको आप बीइंग ह्यूमन कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी इज बीइंग ह्यूमन। ये जो आत्मा है, जिसको आपको आत्मा को भूत से जोड़कर पता नहीं कैसे आपको बता दिया गया, और जब ये कह दिया गया कि ये आत्मा सब में, पत्थर से लेकर, पानी से लेकर, पेड़ में, और जानवर में और मनुष्य में, अब आप बताइए, जब आप आत्मा की दृष्टि से देखेंगे तो कहाँ फर्क रह गया किसी धर्म का, किसी जाति का, या मनुष्य और बाकी जानवरों में, या मनुष्य और नदियों में। तो ये जो शोषण हुआ है पूरी प्रकृति का और मनुष्यों का भी, वह पूरी एक साइंस है। और इसमें आप बड़ा आराम से बोल सकते हैं पाश्चात्य की देन है, वेस्ट की देन है, जिसको आज तक ये कहते थे। हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारा अध्यात्म तो इंटीग्रेटेड है, कॉम्प्रिहेंसिव है। तो इतने उच्च विचारों वाला ये देश, ये अध्यात्म का देश, तो पतन पर तो था ही। आज भी कहाँ इस हिसाब से, और कैसे बड़ी चालाकी से इस आध्यात्मिक नॉलेज को धर्म बनाकर, और आपको फिर कह दिया गया कि अब आप इसको धर्म की दृष्टि से देखिए। अरे यह तो वेद ने कहा कि यह एक धर्म है, या कोई एक भगवान है, या कोई एक किताब आपको पढ़नी है, या कोई एक पूजा पद्धति है। इतनी महान संस्कृति, यही तो सेक्युलरिज्म है। इतने महान आदर्शों के साथ वाला ये देश जो है, और इन्हीं को ही आपने जो है ठीक है, क्योंकि लोग आर्थिक दृष्टि से चीज़ों को देखते हैं, तो यह समस्या हो जाती है। इसलिए हमें हर चीज़ को केवल
अर्थ की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। कम से कम आप लोग जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को अपने अंदर ये बदलाव लाने की ज़रूरत है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं एनवायरमेंटल या पर्यावरण की दृष्टि से। पर्यावरण की दृष्टि से देखें डिवाइड एंड रूल, तो ये बड़े चालाकी से क्या करते थे, जंगल इनको काटने थे। तो कई लोग तो ब्रिटिशर्स को बड़ा धन्यवाद देते हैं, बहुत तरक्की करके गए। उन्हें क्लास में आना पड़ेगा समझने के लिए कि ये जितना भी हमारी भलाई के लिए हमें रेलवे नहीं दे के गए, हमारी भलाई के लिए पोर्ट्स नहीं बनाए। आपके यहाँ से कोयला, लोहा और सारा मिनरल्स ब्रिटेन लेकर जाना होता था, तो वो खदान से लेकर पोर्ट तक लाने के लिए ट्रेन की ज़रूरत थी। और आपको चुप रखने के लिए कि आपको भी थोड़ा जो है आप उनके खिलाफ आवाज़ ना उठाएं, तो इसलिए आपको भी डिब्बे दे दिए गए, आप भी सफ़र कर लीजिए। असली मकसद आपको ट्रेन के मज़े देने का नहीं था। आज भी लोगों को ऐसा लगता है कि हमें इनका धन्यवाद करना चाहिए। तो चलिए, वो ऐसी तो बहुत सी बातें हैं, अपने अंदर आपको बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो एनवायरमेंटल दृष्टि से हम बात करें तो जंगल काटने होते थे, ये लकड़ी की ज़रूरत बहुत थी रेलवे के स्लीपर बनाने के लिए, आपके जहाज़ बनाने के लिए, शिप बनाने के लिए ज़्यादा ज़रूरत, और बाकी चीज़ों के लिए भी। तो लकड़ी जंगल काटे जाने लगे, डेफिनेटली उसमें हमारा नुकसान बहुत हुआ। जिस हिसाब से पेड़ काटे गए, क्योंकि अंग्रेज़ों से पहले कई जो जंगल की जो ओनरशिप थी, वो परंपरा के अनुसार चलती थी। जंगल में रहने वाले जो ट्राइबल लोग थे, उनके वो जाति के अनुसार, ट्राइब के अनुसार, वो लोग ही उनके मूल निवासी कहे जाते थे और उन्हीं का ही हक माना जाता था। एक, एक इस तरीके से चीज़ चलती थी। अभी क्या करते थे, जैसे बंगाल में इन्होंने क्या किया, संथाल लोगों को लाकर वहाँ पर बसा दिया खेती करने के मान। उन्हें कहा ये आपको हम खेती करने की जगह दे रहे हैं, इसके लिए आप ये पेड़ काट दीजिए। पेड़ काटे और जो है पेड़ गए डेफिनेटली ब्रिटिशर्स के काम में। और क्लैश किसके बीच में हुआ, जो वहाँ जंगल में रहने वाले लोग थे और संथाल के बीच में। बाद में संथाल भी इनके खिलाफ हुए, लेकिन इस तरीके से। और ज़मींदारों को ज़मींदारी के पट्टा देकर के आपका ये काम दे गया, तो इस तरीके से डिवाइड एंड रूल को अप्लाई किया गया जंगलों का शोषण करने के लिए। तो ये एक दृष्टिकोण है। इसको दूसरे दृष्टिकोण से, एनवायरमेंटल को दूसरे एंगल से देखेंगे तो आप ये पॉइंट भी ला सकते हैं कि हमारा जो फॉरेस्ट कवर किस हद तक नीचे चला गया, और आज भी हमारा जो फॉरेस्ट कवर जो है लगभग इतना ही है, 22%, जबकि 33% होना चाहिए। और जो आखिरी दृष्टिकोण है सस्टेनेबिलिटी माने सतत विकास। तो सतत विकास की दृष्टि से आप ये देखिए, हर दृष्टिकोण जो है लाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। कई बार आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। एक एक लाइन में होता है, मैंने आपके साथ चर्चा करी समझाने के लिए, लेकिन एग्जामिनर जब पढ़ता है आपका आंसर, तो एक एक सेंटेंस से आपका वो डायमेंशन क्लियर हो जाता है। तो इसलिए इसका ये पॉइंट दिमाग में मत लाइएगा कि 250 शब्दों में ये सारे डायमेंशन कैसे आएंगे। सब आ जाता है। 2000 शब्दों का जो ऐसे है, उसको भी 250 शब्दों में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यही तो स्किल है। और आपको वो दरअसल जो ऊपर इवेल्युएटर बैठे हैं, उनको तो समझ में आता है, आपको नहीं आता। आपको जब आने लगेगा तो फिर आप भी कहेंगे हाँ, हो जाता है। जो बात 2000 शब्दों में लिखी जा सकती है, वो 200 शब्दों में भी लिखी जा सकती है। उसका मैसेज कन्वे हो जाता है और आपका लेवल भी पता चल जाता है। वही तो छांटना होता है, प्राथमिकता आप किसको देंगे। प्राथमिकता, यहीं से तो आदमी का लेवल डिसाइड होता है।
कर तो आप बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन उसमें से प्रायोरिटी आप किस चीज़ को देते हैं, ये डिसाइडिंग बात होती है। और ये केवल 250 शब्दों में पूछने का यही मकसद है कि वह आपकी प्राथमिकता को दर्शाती है। आपको मौका ही नहीं दे रहे कि आप 500, 600 शब्द, 700 शब्द में लिखें, नहीं दे रहे आपको मौका। फिर तो आप कुछ भी किताबों से उठ के लाएंगे और अपनी किताबी ज्ञान को वहाँ जाकर परोस देंगे। अब क्या होगा, आप करके आइए और फंस गए आप, क्योंकि आप वो डायमेंशंस नहीं दे पा रहे। आपने एक डायमेंशन पकड़ी और पूरे 200 शब्द एक ही डायमेंशन पर लिख दे, तो इस तरीके से आपके आंसर्स में कमी आ जाती है। तो सस्टेनेबिलिटी को डिस्कस कर लेते हैं। अगर सस्टेनेबिलिटी या सतत विकास की बात करें तो कहीं ना कहीं, अगर हम, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक दृष्टि से भी देखना होता है, तो आप बैलेंस की बात कर सकते हैं। पुराना जो हो गया, हमें अपने गलतियों से, ऐतिहासिक गलतियों से सीख लेनी चाहिए। और अगर ऐसे कारण आज भी दिखाई देते हैं, ऐसे प्रोसेसेस आज भी दिखाई देते हैं जो इतिहास में जो हमारे पतन का कारण बने, हमारे शोषण का कारण बने, तो हमें उनका विरोध करना चाहिए, उनके प्रति सजग रहना चाहिए। तो ऐसा, इस तरीके से आप सस्टेनेबिलिटी की, आप सतत विकास की आप बात कर सकते हैं। अलग अलग तरीके हैं, बहुत, एक ही बात को बहुत तरीके से कहा जा सकता है। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। अभी इसमें बात करने के लिए कुछ और भी पॉइंट हैं कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखने के लिए हम और किन बातों का ध्यान रख सकते हैं, आंसर राइटिंग में और किस बात का ध्यान रख सकते हैं। धन्यवाद।